दोस्तों ये स्टोरी का 29वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, जा जल्दी। मीरा जल्दी से कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होती हुई भागती हुई किचन में गई। उसने वहां से मिठाई का डिब्बा निकाला, एक कटोरी में 4-5 पीस रखे और फिर वापस से भागती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तभी वह क्रिस से टकरा गई। मीरा गिर जाती लेकिन क्रिस ने उसकी बाजू पकड़ ली और क्रिस बोला, या फाइटर जेट बनकर कहाँ जा रही हो? मीरा बोली, कमरे में। क्रिस ने मीरा के हाथ में कटोरी देखकर कहा, यह किसके लिए है? मीरा बोली, अभिमान भाई के लिए। यह सुनते ही क्रिस की आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा ने क्रिस से अपनी बाजू को छुड़वाया और अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से चली गई। उसके जाते ही क्रिस के होश उड़ गए और वह भी मीरा के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चला गया। लेकिन वह कमरे के अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा होकर ही अंदर का नजारा देख रहा था। वह भी छुप कर, और तभी उसने अपने पीछे युग को महसूस किया। उसने पलट कर युग को देखा और बोला, भाई तू क्या बेताल की तरह मेरे सिर पर ही चढ़ा रहता है? युग ने उसके सिर पर एक मार कर कहा, ज्यादा बकवास मत कर। जो तू देख रहा है वह मैं भी देख रहा हूँ। देखने दे। देखूं तो अभिमान इतना क्यों बदल रहा है? जहां वे दोनों भाई बाहर खड़े हुए अंदर का नजारा देख रहे थे, वहीं अंदर अभिमान ने अपने हाथ को सरगम के सामने बढ़ाया हुआ था। सरगम ने अभिमान को राखी बांध दी। हालांकि वह अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी, फिर भी उसने अभिमान के हाथ पर राखी बांध दी। फिर उसे मीठा खिलाया। अभिमान ने भी बिना अभिमान दिखाए मीठा खा लिया। उसके बाद उसने मीरा की तरफ अपनी कलाई बढ़ाई। मीरा तो पहले ही घबराहट को लेकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से अभिमान का ऐसा एटीट्यूड उसे और डरा रहा था। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? और मीरा ने अभिमान की कलाई पर राखी बांधी। फिर भी अभिमान को थोड़ा सा ही मीठा खिलाकर, क्योंकि वह जानती थी अभिमान ज्यादा मीठा नहीं खाता। और अभिमान ने हॉल में से मिठाई उठाई और उसे तोड़कर दोनों बहनों को आधा आधा खिला दिया। दोनों बहनें अभी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। अभिमान बोला, मैं अभी आया, जाना मत यहाँ से। दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान कमरे से बाहर आया तो युग और क्रिस पिलर के पीछे छुप गए। अभिमान अपने कमरे में गया, वहां से 2 नेकलेस लेकर आया जो वह आराध्या के साथ खरीद कर लाया था। उसने वह नेकलेस एक मीरा और एक सरगम की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। सरगम बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभिमान बोला, तुमने किसी आम आदमी को राखी नहीं बांधी, अभिमान रघुवंशी को बांधी है और उसका कुछ स्टैंडर्ड है, रख लो और आदत डाल लो। अब मैं तुम दोनों को ऐसे गिफ्ट देता रहूंगा। सरगम और मीरा दोनों ने नेकलेस पकड़ लिया और थैंक यू कहा। अभिमान ने फिर मीरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कोई परेशान करे तो बोल देना, अभिमान की बहन हूँ। तुम्हारी तरफ देखने से पहले 4 बार सोचेगा। यह सुनते ही बाहर खड़े क्रिस ने अपना सलाइवा गटक लिया और मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर मीरा के गाल पर लगाकर थपथपाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही दोनों बहनें एकदम से उछलकर चिल्लाने लगी। दोनों के लिए ही बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो सरगम और मीरा ने अनिरुद्ध को भी राखी बांधी थी, लेकिन फिर भी अभिमान को राखी बांधना उनके लिए भी अभिमान की बात थी। वहीं बाहर खड़े पिलर के पीछे युग और क्रिस एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। युग धीरे से बोला, तेरी होने वाली बीबी को तेरे हो चुके भतीजे ने बहन मान लिया, उस हिसाब से मीरा तेरी क्या हुई? इससे आगे युग कुछ बोलता, क्रिस ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, कम बोल। समझ आई? मीरा मेरी होने वाली बीबी हुई, समझा? युग ने उसका हाथ मुंह से हटाया और बोला कि रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध कपड़े धो रहा था और कपड़े धोते धोते बाथरूम सिंगर भी बना हुआ था। अनिरुद्ध को अपने और शिवांगी के कपड़े धोने में कोई शर्म नहीं आती थी, बल्कि वह यह बात मान चुका था कि शिवांगी पूरी तरीके से उसके ऊपर ही डिपेंड है। अनिरुद्ध गाना गा रहा था और तभी उसके हाथ में शिवांगी की एक शर्ट आई और वह उस शर्ट को देखकर बोला, यही सच्ची मोहब्बत है, कभी होगी ना कम। जो हम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। और इतना कहकर वह शर्ट को बहुत अच्छे से धोने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी सोफे पर पलथी मार कर बैठी हुई थी। उसकी गोद में कटे हुए फल का कटोरा रखा हुआ था और वह टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वह फल भी खा रही थी। अनिरुद्ध उसे कोई भी फास्ट फूड खाने नहीं देता था और फास्ट फूड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं था। फाइनली 1 घंटे बाद कपड़े धोकर अनिरुद्ध वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। वह अपने बालों को टॉवेल से पोंछ रहा था। जैसे ही वह
शिवांगी के पास गया। उसकी नज़र टीवी पर गई। टीवी में एक किसिंग सीन चल रहा था। उसे देखकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं शिवांगी ने जब अनिरुद्ध को अपने पास देखा तो गर्दन घुमाकर बोली, यह सब क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ से रिमोट लिया और टीवी बंद करके कहा, यह सब बंद करवाना पड़ेगा वरना या तो मेरे घर की बच्ची को बिगाड़ देंगे। शिवांगी खड़ी होकर मुंह बनाकर बोली, टीवी क्यों बंद किया? अनिरुद्ध बोला, बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ। टीवी क्यों बंद किया? चलो जाओ कमरे में। शिवांगी मुंह बनाकर चुपचाप कमरे में जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनिरुद्ध ने इतना नहीं डांटा था, लेकिन अब शिवांगी अनिरुद्ध का इतना भी डांटना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शिवांगी कमरे में गई। वैसे ही अनिरुद्ध बोला, अच्छा रुको, वापस आओ। शिवांगी ने नम आंखों से पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी जल्दी जल्दी अनिरुद्ध के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। शिवांगी अनिरुद्ध से दूर होकर फिर से बोली, तो बताओ अनिरुद्ध वो क्या कर रहे थे? अनिरुद्ध बेबस आंखों से शिवांगी को देख रहा था। फिर वह बोला, तितली वह दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। शिवांगी बोली, प्यार क्या होता? अनिरुद्ध अब इरिटेट हो रहा था। फिर भी उसे शिवांगी को समझाना तो पड़ता ही, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं उसे समझा सकता था। इसलिए उसने समझाते हुए कहा, देखो तितली, जैसे अवनीत जीजू पीहू से प्यार करते हैं बिल्कुल वैसे ही, मतलब जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है उसके बाद वह उसे प्यार करता है, समझ गई? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब हम भी शादी करेंगे? यह सुनते ही अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ गई। जबकि शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी दुनिया तो अनिरुद्ध से शुरू होती थी और अनिरुद्ध पर ही खत्म हो जाती थी। उससे आगे वह कुछ ज्यादा सोचती ही नहीं थी और अब वह उसके साथ इतना कंफर्ट होने लगी थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा कि तितली मेरी बात सुनो, ऐसे शादी नहीं होती। जब तुम ठीक हो जाओगी तो अपनी फैमिली के पास चली जाओगी, समझी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मेरी फैमिली अनिरुद्ध है, तितली और अनिरुद्ध फैमिली। अनिरुद्ध समझ गया था कि वह तितली को समझा नहीं सकता, इसलिए उसने तितली की बाजू पकड़ी और उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, अच्छा चलो सो जाओ और ये ऐसी बातें नहीं सोचते। कल हॉस्पिटल जाना है। और अनिरुद्ध ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर उसे हल्की हल्की थपकियां देने लगा। और तभी शिवांगी बोली, कल शॉपिंग? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज सो तो जाओ, फिर कल चलेंगे ब्रूम ब्रूम पर शॉपिंग भी कर लेंगे। शिवांगी खुश हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध शिवांगी के बालों को सहलाता रहा। शिवांगी तो सो गई, लेकिन अनिरुद्ध की बेचैनी बढ़ गई। उसके कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था कि शादी करेंगे। अनिरुद्ध ने तितली को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद उस कमरे के सोफे पर जाकर लेट गया। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए शिवांगी के कुछ शब्दों ने उसकी नींद उड़ा दी। पता नहीं किस पल उसे नींद आई। अगली सुबह अनिरुद्ध का चेहरा उतरा हुआ था। वह बार बार शिवांगी की तरफ देखता हुआ अभी उसे ही निहार रहा था। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि उसका और शिवांगी का क्या होगा, लेकिन वह इतना समझ रहा था कि अगर शिवांगी उससे दूर हुई तो उसके बिना नहीं रह पाएगी। हालांकि उसे प्यार नहीं था, लेकिन प्यार बहुत करता था। थोड़ी देर बाद दोनों रोज की तरह तैयार होकर बाहर आए। फिर करीब 1 घंटे बाद अनिरुद्ध ने बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी। अस्पताल को देखकर शिवांगी का मुंह बन गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर कहा, जल्दी ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम सिखाऊंगा। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी वहां अवनीत आया। अवनीत ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग तितली। शिवांगी ने भी मुस्कुराकर अवनीत को जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखा और बोला, जीजू अंदर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने अपनी बाइक घुमा ली और फिर एक बार शिवांगी को देखकर बाय कहा और वहां से चला गया। अनिरुद्ध सीधा हॉस्पिटल गया जहां राघव एडमिट था। अगले कुछ मिनट में अनिरुद्ध एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और तभी उस कमरे से डॉक्टर आया। अनिरुद्ध ने पूछा, अब कैसे हैं राघव? डॉक्टर ने कहा, कोमा में है, कब होश आएगा पता नहीं, बुलेट हाथ को चीरते हुए निकली है, जान बच गई, बड़ी बात है, वरना ऐसा लग रहा था हाथ काटना पड़ेगा।
फिलहाल कोमा में है, लेकिन चांसेस है बाहर आने के। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और अस्पताल के बाहर आ गया। वह बाइक पर बैठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था शिवांगी कौन है, कहाँ से आई है। उसके पास एक लास्ट ऑप्शन राघव था, लेकिन राघव भी कोमा में था, यानी अनिरुद्ध शिवांगी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। और यही सब सोचता हुआ उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन शिवा दिव्यांश दोनों ही शिवा के केबिन में बैठे हुए थे। दिव्यांश बोला, जो तू सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई सिरा नहीं मिल रहा। और तभी शिवा का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवा ने फोन उठाकर कहा, गोपाल कुछ पता चला? वह लड़की कौन है? गोपाल बोला, सर सच में वह अवनीत की पेशेंट है। उसकी फैमिली कहाँ है किसी को नहीं पता, बस उसका एक दोस्त है। मुझे उस दोस्त के बारे में भी नहीं पता चला, जब पता चलेगा तब मैं आपको बता दूंगा। सिवाय बोला, गोपाल जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के बारे में पता करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वह विराज और वीरा की बेटी है। गोपाल बोला, सर फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता करके बताऊंगा। शिवा ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश बोला, भगवान करे तेरी बात सही हो जाए। शिवा ने कहा, दिव्यांश सही होना जरूरी है। अगर यह सच में हमारी बेटी है तो वीरा विराज को जल्दी होश आ जाएगा। मेरा दिल कहता है जब उनकी बेटी उनके सामने जाएगी तो वह दोनों ठीक हो जाएंगे। बस अब जल्दी से पता चल जाए कि यही लड़की हमारी बेटी है। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में आया और आते ही उसने संजना को मैसेज किया, क्योंकि कल रात संजना उसे बहुत सारे मैसेज कर चुकी थी, लेकिन देव ने नहीं किया। जैसे ही देव ने संजना को रिप्लाई किया, वैसे ही संजना का कॉल आया और वह भड़कते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो तुम? ना मुझे छोड़ रहे हो और ना ही सरगम को डाइवोर्स दे रहे हो। देव बोला, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं सरगम को ऐसे नहीं छोड़ सकता। बीवी है मेरी, रघुवंशी खानदान की बहू है। यह सुनते ही संजना गुस्से में बोली, तो तुम्हारी सरगम की जो इज्जत है और मेरी कोई इज्जत नहीं? देव ने गुस्से में कहा, तुम्हारी गलती की वजह से मैंने सरगम से शादी की, वरना मैं उससे शादी नहीं करता। तुम ही ने शादी से हाथ खींच लिया था। संजना भी चिल्लाते हुए बोली, अपनी गलतियों का ठीकरा मुझ पर मत छोड़ो। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं अपनाएगी। दोनों में जमकर बहस होने लगी। दोनों ही एक दूसरे को जली कटी सुना रहे थे और बाहर युग और कृष दोनों के दिल में तो जैसे शहनाइयां बज रही थी। दोनों ही देव के केबिन के बाहर खड़े हुए बातें सुन रहे थे और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ वही कपल डांस करने लगे। अंदर संजना और देव की जमकर लड़ाई हो रही थी और बाहर युग और कृष का डांस चल रहा था। दोनों ही बिना म्यूजिक के, बिना हंसे, बिना आवाज के नाच रहे थे। दोनों ही जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। आखिर उन्होंने सरगम को उसका हक दिलवा ही दिया। थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज आना बंद हो गई। दोनों डांस करते हुए रुक गए। दोनों ने कान लगाकर देखा तो शायद देव फोन कट कर चुका था। उसने गुस्से में फोन दीवार पर मारा। जैसे ही आवाज हुई वैसे ही युग और कृष दोनों ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। और तभी कृष ने धीरे से कहा, एक लास्ट और इन दोनों का फुल एंड फाइनल ब्रेकअप, और फिर हमेशा के लिए संजना हमारे भाई की जिंदगी से चली जाएगी और फिर होगी सरगम की एंट्री। हाय मैं और मेरे हसीन सपने। इतना कहकर कृष ने युग के सीने में सिर छुपा लिया और युग ने भी किसी हीरो की तरह उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और तभी कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की, उसके हाथ से फाइल छूट गई। जैसे ही दोनों की नजर उस लड़की पर गई, उस लड़की ने अपना सलाइवा गटक लिया। युग ने सबसे पहले क्रिस को धक्का देकर खुद से दूर किया। उस लड़की ने धीरे से अपनी फाइल उठाई और नजर झुकाकर वहां से जल्दी जल्दी चली गई। उसके जाते ही युग क्रिस को देखकर कहा, हो गया इज्जत का फालूदा। क्रिस युग की कमर पर हाथ मारकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, चलते हैं संजना का पूरी तरीके से बैंड बजाने। दूसरी तरफ संजना गुस्से में अपने फोन को देख रही थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजना खुद से बोली, चलो इससे तो ब्रेकअप कर लिया, अब चलते हैं सार्थक राजपूत के पास, या फिर मेरे पास तो एक और ऑप्शन है, वेदांत रजावत। इतना कहकर संजना ने खुद को मिरर में देखा और अपने बाल अच्छी तरीके से सेट किए और तभी उसके घर की बेल बजी। संजना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपने घर के मेन डोर के पास गई। उसने गेट खोला तो सामने सार्थक खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। उस बुके को देखकर संजना के चेहरे पर एक सातिर सी मुस्कान आई और वह अनजान बनते हुए बोली, सार्थक तुम यहाँ? सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बुके घुटनों के बल बैठकर संजना को दे दिया। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जानबूझकर थोड़ा सा शर्माने का नाटक किया और फिर बुके लेकर बोली, सार्थक तुम भी ना
चलो खड़े हो जाओ, आसपास कोई पड़ोसी देखेगा तो गलत समझेगा। सार्थक खड़ा हो गया और फिर संजना ने सार्थक की बाजू पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, चलो अंदर, कोई दिखेगा तो क्या सोचेगा। सार्थक मन ही मन बोला, यही सोचेगा कि बुढ़िया ने एक बच्चे को पटा लिया, इसलिए घुटनों के बल बैठकर तुम्हें फूल दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आखिर देव मेरा भाई है, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। संजना सार्थक को खींचती हुई सिटिंग एरिया के पास ले आई और फिर उसे सोफे पर बैठा कर जाती हुई बोली, अच्छा बताओ क्या खाओगे। सार्थक ने मुस्कुराकर कहा, जो मैं खाऊंगा दे दोगी। संजना शर्माते हुए बोली, बहुत शरारती हो। इतना कहकर संजना किचन की ओर जाने लगी, तभी सार्थक ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और संजना सार्थक के सीने से जा लगी। सार्थक का मुंह बन गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, आज उसे आखिरी बार नाटक करना था। उसके बाद संजना हमेशा के लिए उन भाइयों की जिंदगी से दूर हो जाती। संजना जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी, हालांकि उसे शर्म आती ही नहीं थी। उसने तो ना जाने कितने लड़कों के सीने पर सिर रखकर सोया हुआ था, लेकिन सार्थक को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। पहली बार वह किसी लड़की के करीब गया था, वह भी संजना जैसी लड़की के। उसने जैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और फिर संजना के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, संजना चलो ना, डिनर करने बाहर चलते हैं। संजना मन ही मन बोली, हे भगवान, यह हमेशा मुझे बाहर ले जाने के लिए क्यों कहता है। अच्छा खासा तो रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हुआ था, हाथ में कुछ कर लेते, उसके बाद बाहर चलते, लेकिन लगता है यह भी देव की तरह कुछ ज्यादा ही शरीफ है। कोई बात नहीं, रहने दो शरीफ, मुझे तो वैसे भी इसके पैसों से मतलब है। संजना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और जानबूझकर सार्थक की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। सार्थक तो चाहता यही था कि संजना जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाए। उसने संजना को छोड़ दिया और संजना हैरानी से सार्थक को देखने लगी। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोला, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, बाहर चलते हैं। संजना एक मीठी सी मुस्कुराहट देकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर संजना अच्छी अच्छी ड्रेस को कवर्ड में से निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। वैसे भी उसे नहीं पता था कि सार्थक के मन में क्या है, इसलिए फिलहाल उसे सार्थक का साथ अच्छा लगा और सार्थक का पूरा पूरा फायदा उठाने वाली थी। वहीं बाहर सार्थक के चेहरे पर पसीना आ चुका था। सार्थक ने क्रिस और युग को मैसेज करते हुए कहा, सालो तुम दोनों ने फंसा दिया, अगर पापा और मामा ने देख लिया ना तो आज ही मेरा सिर कलम कर देंगे। तभी क्रिस का मैसेज आया, टेंशन मत ले, हम हैं ना, बस आज आज और संभाल ले, देव को इसकी सच्चाई दिखा देंगे, उसके बाद यह कभी रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। सार्थक बोला, भाई तुम लोगों के कहने से मैं इसे लेकर तो आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज वेदांत को भी बुला लो, वह थोड़ा ज्यादा समझदार है, उसे अच्छे से संभाल लेगा, मुझे तो इसके साथ अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। यह पढ़ते ही क्रिस और युग दोनों को हंसी आ गई। युग बोला, टेंशन मत ले, आज और अपनी इज्जत को संभाल ले, उसके बाद यह लड़की राजस्थान में नहीं मिलेगी। सार्थक अपने भाइयों से बात ही कर रहा था कि संजना तैयार होकर बाहर आई। सार्थक की नजर संजना पर ही ठहर गई। संजना ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसकी कमर दिखाई दे रही थी। संजना ने जानबूझकर ऐसे कामू कपड़े पहने हुए थे जिससे वह सार्थक को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन सार्थक वह तो बिल्कुल अपने पापा जैसा शरीफ था, इतनी जल्दी किसी के अट्रैक्ट करने से अट्रैक्ट होने वाला नहीं था, बल्कि वह तो उसे उस साड़ी में देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। ऊपर से संजना ने बहुत ज्यादा डीप नेक पहना हुआ था। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, चलें। संजना ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना हाथ सार्थक के हाथ में रख दिया। सार्थक उसे बड़े प्यार से बाहर लेकर आया और फिर उसके लिए गाड़ी का गेट खोला। संजना भी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का गेट बंद करके सार्थक ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने इतना बड़ा काम किया हो, और फिर मन ही मन खुद से बोला, बड़ी माँ के कान्हा, मुझे बचा लेना, वरना मेरी इज्जत लुटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यह तो मुझे आंखों आंखों में ही खा जाएगी। इतना कहकर सार्थक ने एक बार फिर अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। संजना बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी और वह चाहती थी कि सार्थक उसके साथ
कुछ तो शरारत करे, लेकिन सार्थक उसका तो पूरा ध्यान ड्राइविंग करने पर था। वह तो चाह कर भी संजना पर ध्यान नहीं देना चाहता था। संजना ने तभी सार्थक के थाई पर हल्का सा हाथ रखा और सार्थक की सिट्टी पिट्टी छूट गई। उसने बड़े प्यार से संजना का हाथ उठाया और उसे उसी की गोद में रखता हुआ बोला, संजना मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। संजना अनजान बनते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं रखा, वह गलती से आई एम सॉरी। सार्थक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, और फिर मन ही मन खुद से बोला, यह गलती करके मेरा बैंड बजा देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद सार्थक ने गाड़ी एक 5 स्टार होटल के बाहर रोकी। संजना ने उस 5 स्टार होटल को देखा तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। संजना समझ गई कि सार्थक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है और यही तो वह चाहती थी। वह तो पहले ही सार्थक की लग्जरी गाड़ी देखकर इम्प्रेस थी और होटल देखकर तो उसकी आंखें और ज्यादा बाहर फैल गई। संजना ने सार्थक से पूछा, यह 5 स्टार होटल तुम्हारा है? सार्थक ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मेरा नहीं, पापा का है। संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वह बोली, तुम और तुम्हारे पापा अलग अलग हो क्या? सार्थक ने हंसकर कहा, नहीं, अलग अलग तो नहीं है, फिर भी यह मेरे पापा की पहचान है, मुझे तो अपनी पहचान बनानी है। इस वक्त सार्थक दिल से बोल रहा था और संजना को उसके दिल से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। सार्थक गाड़ी से उतरा और उसने बड़े प्यार से संजना को भी गाड़ी से उतार दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सार्थक संजना का हाथ पकड़कर बड़े हक से अंदर खींच रहा था और संजना वह भी खुश होकर उसके साथ साथ खींची चली जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसने सार्थक को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया। और तभी सार्थक की टक्कर एक लड़की से हो गई। वह लड़की दिखने में 19 साल की होगी। उसने आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था। उसने पिंक कलर का कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी। पैरों में सिंपल से सैंडल थी। हाथ में कुछ पेपर थे। सार्थक के टकराने से वह पेपर जमीन पर गिर गए और उसका चश्मा भी कहीं गिर गया। चश्मे के बिना वह देख नहीं सकती थी। सार्थक पहले ही टेंशन में था क्योंकि वह संजना जैसी लड़की के साथ वक्त बिताने जा रहा था। इस लड़की के टकराने की वजह से सार्थक को थोड़ा सा गुस्सा आया और वह बोला, ए लड़की अंधी हो, दिखाई नहीं देता? वह लड़की सार्थक को धुंधली नजरों से देख रही थी। बिना चश्मा उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह लड़की धीरे से बोली, सर, मेरा चश्मा। सार्थक ने फर्श पर देखा तो उसके डॉक्यूमेंट और चश्मा फर्श पर पड़े हुए थे। सार्थक ने चश्मा उठाया और लड़की के हाथ में रखते हुए कहा, देख कर नहीं चल सकती? अंधी हो क्या? बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता? उस लड़की ने अपना चश्मा लगाया लेकिन उसका चश्मा टूट चुका था। वह अपने चश्मे को ठीक करके सार्थक और संजना को देख रही थी। संजना तो ऐसे देख रही थी जैसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। आखिर वह उसके और सार्थक के बीच में जो आ गई थी। उस लड़की ने धीरे से शर्मिंदगी के साथ कहा, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वह पेपर नीचे से उठाने लगी। सार्थक में एक नज़र उसके पेपर पर देखा तो उसने उस लड़की का नाम लिखा था, सिद्धि मिश्रा। सार्थक जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए झुका, संजना ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, चलो ना सार्थक, वह खुद कर लेगी। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक नज़र सिद्धि को देखा तो अपने डॉक्यूमेंट समेटने में बिजी थी। उसके डॉक्यूमेंट कुछ ज्यादा ही बिखर गए थे। वह डॉक्यूमेंट उठाकर अपने फाइल में रख रही थी। तभी सार्थक का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो क्रिस का मैसेज था। फिर उसने संजना को एक मुस्कुराहट पास की, उसके साथ चला गया। सार्थक संजना को लेकर उस होटल के एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ गया। संजना उस रेस्टोरेंट को आंखें फाड़े देख रही थी। वह देव के साथ कई बार बाहर गई थी लेकिन इतना सुंदर रेस्टोरेंट तो उसने कहीं नहीं देखा था और किस्मत से पूरा रेस्टोरेंट खाली था। संजना ने सार्थक को देखकर कहा, यह पूरा खाली है? सार्थक बड़े प्यार से बोला, तुम्हारे लिए कर दिया, मैं नहीं चाहता मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करे। इतना कहकर वह संजना को एक गोल सी टेबल के पास लेकर आया। उसने चेयर खींची और संजना को बैठने का इशारा किया। संजना भी उधर आकर बैठ गई। वह यह मान चुकी थी कि सार्थक उसकी मुट्ठी में आ चुका है। संजना के बिल्कुल सामने सार्थक बैठा था। आज संजना की नज़र अभी भी उस रेस्टोरेंट पर थी। उसे लग रहा था कि वहां कोई छोटे मोटे लोग नहीं आते बल्कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठकर अपनी मीटिंग करते होंगे। तब तक सार्थक ने क्रिस और युग को मैसेज करते हुए कहा, मैं पहुंच गया, अब वेदांत को बोलो कि जल्दी आए।
थोड़ी देर और इसके साथ बैठा रहा तो घुटन से ही मर जाऊंगा। संजना तो मुस्कुराकर सार्थक को देख रही थी और सार्थक उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे। उस पूरे रेस्टोरेंट को उसने खाली भी करवा दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जब वह दोनों भाई मिलकर संजना की इंसल्ट करें तो कोई वहां हो। संजना ने धीरे से कहा, सार्थक कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? सार्थक अपने होश में आया और उसने वही खड़े वेटर को देखकर इशारों में अपने पास बुलाया। वह वेटर भी जाकर सार्थक और संजना की टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। सार्थक बोला, एक प्लेट वेदांत ले आओ। यह सुनकर वेटर और संजना दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एक प्लेट पास्ता लेकर आओ। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। संजना वेदांत का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई और सार्थक संजना को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, वह क्या है ना, मेरा एक पार्टनर है वेदांत, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था और गलती से मुंह से निकल गया। इतना कहकर सार्थक ने संजना के हाथ पर अपना हाथ रखा तो महसूस किया कि संजना का हाथ तो ठंडा हो चुका है, क्योंकि संजना यह बात समझ गई थी कि वेदांत और सार्थक एक दूसरे को जानते हैं, यानी उसके प्लान में छेद हो चुका था जिसमें कभी भी पानी भर सकता था। सार्थक ने फिर मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, तुम पास्ता तो खाती हो ना? संजना ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में वेटर पास्ता लेकर आ गया। सार्थक ने पास्ता संजना के सामने रखने का इशारा किया और वेटर ने संजना के सामने पास्ता रख दिया। सार्थक ने एक स्पून उठाया और संजना को पास्ता खिलाने लगा। संजना भी पास्ता खा ही रही थी। सार्थक बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे से संजना को पास्ता खिला रहा था और बार बार उसकी नज़र गेट की तरफ जा रही थी जहां से वेदांत आने वाला था। पास्ता खत्म हो गया लेकिन वेदांत नहीं आया। सार्थक ने अपने भाइयों को मैसेज करके कहा, तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेला ही इसे देख लूं? और तभी क्रिस का मैसेज आया, मैं और युग पहुंचने वाले हैं, लेकिन वेदांत का कुछ पता नहीं। ऊपर से बारिश भी हो रही है यार, लगता है वेदांत कहीं फंस गया। एक काम कर, प्लान बी स्टार्ट कर, हम पहुंचते हैं। सार्थक को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन सिचुएशन को समझते हुए उसने ओके लिखकर भेज दिया। फिर उसने एक वेटर को देख कर कहा, ऑरेंज जूस लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां ऑरेंज जूस आ गया। सार्थक ने बड़े प्यार से संजना को ऑरेंज जूस पीने का इशारा किया और फिर धीरे से बोला, विल यू मैरी मी? यह सुनकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे खांसी आनी शुरू हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 2-3 मुलाकात में ही सार्थक उसे प्रपोज कर देगा। सार्थक ने संजना को संभालने का मौका भी नहीं दिया और बोला, एक्चुअली मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने आया हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें पास कर दिया तो हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। वह क्या है ना, हमारी बड़ी फैमिली है और उसी फैमिली को मेरा भाई संभालता है। एक बार भाई ने हाँ कहा, मतलब पूरी फैमिली ने हाँ कहा। संजना थोड़ी सी शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ना ही वह ना करने के फेवर में थी। उसे तो अभी सार्थक के साथ इधर उधर घूमना था, मौज मस्ती करनी थी, पर उसे फिलहाल सार्थक को जवाब देना था। सार्थक भी संजना के जवाब का इंतजार कर रहा था और तभी संजना धीरे से बोली, इतनी जल्दी शादी? तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए? मतलब शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और अगर एक बार वह कमिटमेंट हो गई तो हम दोनों को जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। सार्थक बड़े प्यार से संजना का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुमने देख लिया, और रही बात एक दूसरे को जानने की तो वह हम शादी के बाद भी जान सकते हैं। बताओ ना, शादी करोगी मुझसे? संजना कुछ नहीं बोली और तभी उस रेस्टोरेंट का गेट खुला। दोनों की नज़र उस रेस्टोरेंट के गेट की तरफ गई। वहां क्रिस खड़ा हुआ था। उसको देखकर संजना की हवाइयां उड़ गईं और उसके पीछे पीछे युग भी आ रहा था। युग को देखकर उसका तो लगभग माथा फिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। युग और क्रिस को देखकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रिस की तरफ हाथ फैलाकर बोला, आपका ही इंतजार कर रहा था भाई। मैंने कहा था ना, मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो देखो यही है वह लड़की। क्रिस हैरानी से संजना की ओर देखा और युग, उसने तो जानबूझकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। क्रिस सार्थक को देखकर कहा, तू जानता है या कौन है? सार्थक ने भी अनजान बनते हुए कहा, संजना है मेरी गर्लफ्रेंड, इसी से तो मिलवाना था। सार्थक चेहरे पर जितनी हैरानी ला सकता था उतनी हैरानी लाते हुए कहा, अबे या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, देव की गर्लफ्रेंड है। सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। वह संजना की ओर देखने लगा। संजना ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतना तो समझ गई थी कि क्रिस उसका भांडा फोड़ चुका है, लेकिन मन ही मन सोच रही
रही थी कि बस वह यहाँ से जैसे तैसे निकल जाए और अपना अगला शिकार वेदांत को बनाए। और इतने में देव भी तेज कदमों से उस रेस्टोरेंट के अंदर आया और सार्थक को देखकर बोला, यार सार्थक, बारिश हो रही थी इसीलिए लेट हो गया। हाँ बता, कौन है वह लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? सार्थक ने संजना की ओर इशारा कर दिया। देव ने जैसे ही नजर घुमाकर संजना को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान स्टडी रूम में था और तभी सिवाय वहां आया। उसने अभिमान को देखकर कहा, रात के 11 बज रहे हैं और तुम यहाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराध्या के पास होना चाहिए? अभिमान बोला, हाँ पापा, बस जा ही रहा था, थोड़ा काम था। इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप बंद किया, वहां से जाने लगा और तभी सिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, अभिमान रुको। अभिमान ने पलटकर सिवाय को देखा तो सिवाय बोला, तुम्हें पता है पापा, बनना दुनिया की बेस्ट फीलिंग में से एक है। यह शायद सबसे बेस्ट यही है। तुम्हारे चेहरे से दिखता है कि तुम बच्चे के लिए तैयार हो। तो यह जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई देती है ना, इस खुशी को बांटना सीखो। आराध्या के साथ प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, आराध्या के मूड को एंजॉय करो, वह वापस नहीं आएगा। यह वक्त तुम्हारे और आराध्या के लिए, यह जो वक्त चल रहा है ना, यह बहुत खूबसूरत है। इस वक्त में तुम आराध्या को और आगे से समझ जाओगे। जो बेहतर होगा कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आराध्या के साथ दिखाओ। यकीन मानो, तुम्हारे और आराध्या के बीच थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो वह सॉल्व हो जाएगी। अभिमान ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह अब अपनी उस जिंदगी को जैसे तैसे अपनाने के लिए तैयार था। फिर उसने सीढ़ियों से चलते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर अपने बालों को हिलाते हुए कहा, चलो गिलहरी जैसी भी है इसी के साथ जिंदगी काटते हैं। और यही सब सोचता हुआ अभिमान अपने कमरे में आया। उसने देखा तो वहां आराध्या नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतनी रात को आराध्या कहाँ जा सकती है? उसने बालकनी में देखा तो वहां भी नहीं थी। अभिमान कमरे से निकलकर कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, लेकिन आराध्या वहां भी नहीं थी। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था वह कहाँ चली गई। कुछ सोचकर वह सीधा आराध्या के कमरे में गया, लेकिन आर्या के कमरे में आराध्या नहीं थी। आर्या तो खुद वंदना को सुला रही थी। अभिमान चुपचाप उस कमरे से निकल गया। फिर वह सीधा हीर के कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा तो हीर भी मीरा के बालों में तेल लगा रही थी। अभिमान वापस से लिविंग एरिया में आ गया और सोचने लगा कि आखिर आराध्या गई कहाँ। और तभी उसे किचन में से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तो गिलहरी यहाँ पर है। अभिमान दबे पांव किचन के अंदर गया तो आराध्या किचन के डिब्बे में से खोल कर देख चाहिए था, वह मिल नहीं रहा था। अभिमान धीरे से आराध्या के पीछे जाकर बड़े प्यार से बोला, क्या ढूंढ रही हो? लेकिन आराध्या डर गई। उसके हाथ में जो था वह फर्श पर गिर पड़ा। आवाज इतनी जोर की हुई कि दोनों ने आंखें बंद कर ली। आराध्या फिर अभिमान को देखकर धीरे से बोली, डराया क्यों? अभिमान ने हैरानी से कहा, डराया नहीं गिलहरी, बस पूछा था कि क्या कर रही हो। मुझे क्या पता कि तुम इतनी डरपोक हो। तुम्हारे चक्कर में मेरा बच्चा भी डरपोक हो जाएगा। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने मुझे जानबूझकर डराया। अभिमान बोला, पागल हो गई हो? इतनी रात को भूतों की तरह किचन में पता नहीं क्या ढूंढ रही हो? पिछले जन्म में चूहिया थी क्या जो रात को किचन में आती हो? आराध्या दांत पीसते हुए बोली, मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा था इसलिए ढूंढ रही थी अचार। अभिमान बोला, तो लाइट क्यों नहीं जलाई? आराध्या मुंह बनाकर बोली, मुझे लगा मुझे डब्बा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 4-5 डिब्बे खोल कर देख चुकी हूँ, अचार नहीं मिल रहा। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई और खुद ही बड़बड़ाया, पापा कह रहे थे इस पीरियड को एंजॉय करो, पर मुझे तो लग रहा है इस पीरियड में मैं पागल हो जाऊंगा। अभिमान ने सबसे पहले किचन की लाइट जलाई। पहले तो बस आराध्या अचार ढूंढ रही थी, अब अभिमान भी अचार ढूंढने में लग गया। लेकिन मजाल की अचार दोनों में से किसी को भी मिल जाए। अभिमान इरिटेट हो गया। उसने आराध्या को देखकर कहा, गिलहरी अचार कौन खाता है? अचार तो खाना भी नहीं चाहिए। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, मैं खाती हूँ अचार, मुझे अचार चाहिए और अभी चाहिए। दोपहर से मन है लेकिन ना तो इमली मिल रही है और ना ही अचार, मुझे खट्टा खाना है। कहते कहते उसने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर अभिमान को देखा। अभिमान को हंसी आ रही थी। उसने पहली बार आराध्या के इतनी मासूमियत भरे चेहरे को देखा था, ना तो वह हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए तैयार रहता था। अभिमान ने वहां खुले हुए डिब्बे को एक एक करके बंद किया और फिर आराध्या की कलाई पकड़ी, किचन की लाइट ऑफ की और उसे बाहर लेकर आया।
आराध्या हैरानी से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभिमान बोला, तुम्हारी इमली का इंतजाम करने चलो, इमली अचार कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वह आराध्या को गार्डन में ले आया। फिर उसने बहुत आराम से आराध्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर में उन दोनों की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां अंदर जाकर अभिमान ने वेटर को बुलाया और फिर आराध्या को देखकर बोला, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर दो। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेटर की तरफ देखकर बोली, आप खाने में अचार भी देते हैं? यह सुनकर अभिमान ने तो अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। आराध्या ने गुस्से में अभिमान की बाजू पर मारा और फिर वेटर को देखकर बोली, बताइए ना, आप लोग खाने के साथ अचार भी देते हैं? वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मैम। आराध्या बोली, तो ठीक है, आपके होटल में जितने भी अचार हैं ना, मुझे थोड़े थोड़े लाकर दे दो। एक पनीर टिक्का ला देना, थोड़ा शाही लाना और एक नॉन ला देना। बस। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऑर्डर लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने अपने आंखों से हाथ हटाकर आराध्या को देखा तो आराध्या को बत्तीसी दिखा रही थी। अभिमान बोला, बाहर आकर अचार का ऑर्डर कौन करता है? आराध्या बोली, मैं करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ संजना को समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वह बुरी तरीके से फंस चुकी थी। देव ने संजना को बहुत गुस्से में देखा और फिर सार्थक को देखकर बोला, सच में इस लड़की से प्यार करता है? सार्थक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यह लड़की भी मुझे प्यार करती है, बस अगर तुम तीनों मान जाओ तो मैं इससे शादी कर लूं। यह सुनते ही देव ने गुस्से में संजना की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोला, तुमने पहले मुझे फंसाया और अब मेरे भाई को फंसा रही हो। यह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। वहीं संजना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह देव की बातों का क्या जवाब दे। देव ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे बात कर रहा हूं, अब मुझे बताओगी कि तुम मेरे भाई सार्थक के साथ क्या कर रही हो, या खींच कर एक चाटा तुम्हारे गाल पर जड़ दूं। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। क्रिस ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी संजना मुझे चीट नहीं कर सकती। मैंने सरगम से शादी की लेकिन कभी उसके करीब नहीं गया, यह सोचकर कि कहीं मुझे चीट ना कर दो और तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर मेरा ही भाई मिला था। इतना कहकर देव ने संजना की तरफ हाथ उठा लिया। एक तो पहले ही उसकी संजना की लड़ाई हो गई थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और अब उसने संजना को सार्थक के साथ देख लिया तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। देव का चाटा संजना को लगता उससे पहले ही सार्थक देव का हाथ पकड़कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? वह मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। देव ने दूसरे हाथ से सार्थक का कॉलर पकड़ हिलाते हुए कहा, तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि यह कितनी शातिर औरत है। इसने पहले मेरे साथ गेम खेला और अब तुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। सार्थक ने देव को हल्का सा गले लगाकर हटाते हुए कहा, देखो भाई, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा ना, मेरी गर्लफ्रेंड है। देव इस वक्त बहुत गुस्सा था। संजना को वहां देखकर उसका पारा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने सार्थक को धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा ना, तू बच्चा है और यह बहुत शातिर औरत, इसकी वजह से मैंने सरगम का कितना दिल दुखाया और यह बेशरम औरत, इसे जब मेरी तरफ से प्रॉफिट नजर नहीं आया तो यह चली दूसरी जगह मुंह मारने। संजना को भी गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, देव तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उसे डाइवोर्स दे दो, लेकिन तुम ही नहीं माने। अब क्या मैं तुम्हारे प्यार में जोगन बनकर बैठ जाऊं? देव गुस्से में संजना की ओर बढ़ने लगा तो इस बार क्रिस ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यह लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन तू नहीं माना। देख ले, तेरी आंखों के सामने इसकी सच्चाई है, वरना तू खुद ही सोच, एक बुढ़े आदमी से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और अब तेरे सामने सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। देव ने संजना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमसे कहा था ना मैंने कि चलो शादी करते हैं, लेकिन तुमने ही शादी के लिए मना कर दिया। मुझे मजबूरन सरगम से शादी करनी पड़ी। जब मैं पहली बार सरगम से मिला था ना, तब तुमने ही मेरा दिल दुखाया था। याद है ना, हमारे बीच कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने गुस्से में सरगम को हायर किया। वह तो शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई थी, इसलिए मैंने सरगम की जिंदगी खराब नहीं की, वरना उस दिन गुस्से में सरगम की जिंदगी खराब कर देता। यह सब हुआ तुम्हारी वजह से। उस दिन अकेला था, तुम्हें कितनी बार कॉल किया कि एक बार मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई और अब यहाँ खड़ी होकर अपनी सफाई दे रही हो। तुम्हारी जितनी घटिया औरत दुनिया में नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकलो यहाँ से।
और आज के बाद हम भाइयों की तरफ पलटकर मत देखना। संजना को मौका मिल गया वहां से जाने का। वैसे भी वह मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि अब वेदांत रजावत को देखेगी, लेकिन उसे क्या पता था भी वेदांत भी इन बदमाशों की टोली का हिस्सा है। संजना ने अपना बैग उठाया, गुस्से में देव की तरफ देख कर बोली, तुमने मुझे एक साइड कर दिया तो क्या मैं अपनी सारी जिंदगी अकेली बिताती? लेकिन चलो अच्छा है वक्त पर पता चल गया, क्योंकि जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था तुम्हारा भाई भी मुझे ऐसे ही छोड़ देता। इतना कहकर संजना पूरे एटीट्यूड में वहां से टक टक करते हुए जाने लगी। जैसे ही वह गेट तक पहुंची वैसे ही सार्थक चिल्लाते हुए बोला, संजना मुझे छोड़कर मत जाओ। संजना संजना मेरे भाई ने जो किया मैं वह नहीं करूंगा। संजना एक बार वापस आ जाओ। लेकिन संजना ने पलट कर सार्थक को नहीं देखा, जबकि सार्थक अपने अंदर के सारे हीरो को निकाल कर एक्टिंग कर रहा था। संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही सार्थक मुंह बनाकर देव को देखने लगा। देव ने सार्थक को गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए बोला, अच्छी नहीं हुआ, बहुत बुरी लड़की थी। यकीन नहीं आता तो क्रिस से पूछ ले। सार्थक ने देव को खुद से दूर किया और एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा क्रिस की बात तुमने नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। इतना कहकर सार्थक वहीं फर्श पर बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगा। देव सार्थक को संभाल रहा था और उसके बिल्कुल पीछे और युग दोनों ही डांस कर रहे थे। फाइनली उन्होंने वेदांत के बिना सब कुछ संभाल लिया था। देव सार्थक को संभाल रहा था और सार्थक जानबूझकर खेल रहा था क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था देव को ऐसे परेशान देखकर, क्योंकि क्रिस ने उसे बताया था कि देव ने सरगम को कितना परेशान किया, वह भी शादी के पहले दिन से ही, और इसीलिए अब सार्थक सरगम का बदला ले रहा था। हालांकि सरगम और सार्थक के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था। लेकिन सार्थक सरगम को भाभी मान चुका था और अब एक अच्छा देवर बनकर देव की खिंचाई कर रहा था। थोड़ी देर तक देव सार्थक को समझाता रहा और फिर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, बस कितना रोएगा बेवकूफ, तेरे सामने प्रूफ दिखाया ना मैंने कि वह कितनी घटिया लड़की थी। अच्छा हुआ ना कि हम दोनों भाई बच गए, वरना दोनों को ही पागल बनाकर चली जाती। युग ने वेटर को देख कर कहा, बियर लाओ। थोड़ी देर में वेटर वहां बियर लेकर आ गया। आखिर पार्टी तो बनती थी। चारों ने एक एक बियर उठाई और पीनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। चारों एक टेबल पर बैठे थे और बियर पीकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। फाइनली सार्थक भी ठीक हो चुका था। थोड़ी बियर पीने के बाद देव उठा और जाकर रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे सरगम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। देव को दुख तो हो रहा था कि पिछले कितने ही महीनों से वह सरगम के साथ तो रहा है, लेकिन उसने एक मिनट के लिए भी उस रिश्ते को जिया नहीं। उसके लिए सरगम बस उसकी बीमारी दूर करने का एक जरिया थी। देव ना जाने कितनी बार सरगम के करीब सोया था, लेकिन उसने सरगम को एक बार भी महसूस नहीं किया था, और जब करीब गया तब वह नशे में था। देव से यह मान चुका था कि उसके और सरगम के बीच की दूरी उस रात खत्म हो गई जिस दिन उसने ड्रिंक की हुई थी, जबकि वह नहीं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही सब सोच सोच कर देव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी युग पीछे से आया। उसने देव के कंधे पर हाथ रखा तो देव ने पलटकर क्रिस को देखा तो क्रिस बोला, ज्यादा देर नहीं हुई, तेरा सरगम का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। बस अब तुझे सरगम को खुश रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सरगम को खुश रखोगे। देव ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ सोचकर बोला, यार मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, घुटन हो रही है। इतना कहकर उसने अपनी बियर की बोतल क्रिस के हाथ में थमाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों भाई जोरों से चिल्लाए। आखिर उन्होंने सरगम और देव के बीच में सब कुछ ठीक जो कर दिया था। सार्थक तो टेबल पर चढ़कर नाचने लगा। वह बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की थी। संजना को झेलना बहुत मेहनत का काम था। वहीं देव जब बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसे याद आया कि वह चाबी तो अंदर ही छोड़कर आ गया। देव वापस से जाने के लिए पलट गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध हाथ बांधे शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, तितली। शिवांगी उठी और गुस्से में बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और पीछे पीछे चला गया।
फिर वह भी शिवांगी के सामने वाले झूले पर जाकर बैठ गया और उसे हल्का हल्का हिलाते हुए बोला, मैंने कहा ना। लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने फिर कहा, तितली मैं कह रहा हूं ना, हम कल चलेंगे, आज बहुत लेट हो गया था। शिवांगी नम आंखों से बोली, अनिरुद्ध झूठ बोलना गंदी बात। यह सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई, क्योंकि उसने आज ही शिवांगी को यह सिखाया था और शिवांगी आज ही उसे यह वापस कर रही थी। अनिरुद्ध अपने झूले से उठकर शिवांगी के पास आया। फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे उठाया और खुद झूले पर बैठ गया और फिर शिवांगी को अपनी गोद में बिठाकर पीछे से अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, आज सच में बहुत देर हो गई थी। रात को थोड़ी शॉपिंग करते हैं, पर पक्का कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। शिवांगी ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, पहले मुझे प्यार करो। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शिवांगी को हल्का सा उठाया और खुद से दूर करते हुए कहा, यह सब कहाँ से सीख रही हो? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, टीवी में। तुमने बताया था ना प्यार करते हैं। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और चेक किया कि क्या उसके टीवी से केबल का कनेक्शन कट गया, लेकिन वह अभी तक नहीं कटा था। मतलब शिवांगी ने फिर से कोई किसिंग सीन देखा और अब वह अनिरुद्ध को परेशान करने वाली थी। अनिरुद्ध बोला, प्यार ऐसे नहीं करते, पहले शादी करनी पड़ती है। शिवांगी बोली, तो फिर करो ना शादी। हम शादी कब करेंगे? चलो कल ही शादी करते हैं। अनिरुद्ध का मन कर रहा था कि बालकनी की दीवार से कूदकर अपनी जान दे दे। एक तो पहले ही इतनी प्रॉब्लम थी, ऊपर से शिवांगी रोज रोज उससे कुछ नया पूछती थी जिसका जवाब उसके पास नहीं होता था। अनिरुद्ध सोच रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना मोबाइल निकालकर चेक किया तो उसमें आराध्या का मैसेज था, जिसमें लिखा था, भैया आप मामू बनने वाले हैं। और यह पढ़कर अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया। शिवांगी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। वह पहली बार अनिरुद्ध को इतना खुश देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, अनिरुद्ध क्या हुआ? अनिरुद्ध बोला, तुम्हें पता है आराध्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध बोला, उसके घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। शिवांगी हैरानी से बोली, बेबी मतलब? अनिरुद्ध बोला, जब शादी होती है उसके बाद भगवान जी एक छोटा सा बच्चा देते हैं। इतना छोटा? इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने हाथों को शेप में बदला और फिर वह उस बच्चे को बड़ा करते हैं। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अच्छा मतलब जब हमारी शादी होगी तो भगवान हमें भी बच्चा देंगे? अब तो अनिरुद्ध की सांस अटक गई। शिवांगी एक ही जगह अटकी हुई थी कि वह अनिरुद्ध से शादी करेगी और फिर उसे भी बच्चा होगा। अनिरुद्ध थोड़ा सा खिसक गया और शिवांगी की ओर देख कर बोला, अभी तो तुम ही बच्ची हो और तुम्हें बच्चा चाहिए? शिवांगी ने बिना सोचे समझे हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ अनिरुद्ध, हमारा बच्चा कब होगा? हम भी शादी करते हैं ना, फिर हमें भी इतना छोटा सा बेबी मिल जाएगा जैसे वह सामने वाली आंटी के घर में है। छोटा सा बेबी। अनिरुद्ध को तो चक्कर आने वाले थे। उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया। फिर उसे बेड पर लिटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बोला, तुम चुपचाप सो जाओ। यह सारी बातें नहीं करते, कल मैं कनेक्शन कटवा दूंगा, तुम बस कार्टून देखोगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध उसे थोड़ी देर तक थपकियां देता रहा। धीरे धीरे शिवांगी सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध सोफे पर गया और धम्म से लेट गया। फिर वह खुद में ही बड़बड़ाया, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा पागल हो जाऊंगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।